In this video we are going to calculate the osmolarity and osmotic pressure। ठीक है जी, osmolarity और osmotic pressure को हमने मेजर करना है। osmotic pressure और osmolarity से हम किस रूल के अकॉर्डिंग इसको करेंगे, कौन सा लॉ है, यहाँ पे आएगा वेंट हॉफ्स लॉ। वेंट हॉफ लॉ का इसका फार्मूला क्या होता है, इसे हम osmotic pressure को मेजर करते हैं। osmotic pressure तो ये जी इक्वल होगा CRT के। अब इसमें C जो है वो कंसंट्रेशन है, R जो है यहाँ पे कांस्टेंट है और T जो है टेम्परेचर। ये दो चीज़ें तो हमारे पास होंगी, टेम्परेचर में ये करेंगे और R जो है वो भी हमें पता होगा अकॉर्डिंग टू किस चीज़ का हम फाइंड कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कंसंट्रेशन मेन मसला है, हमने कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम 0.9% जो है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यहाँ पे ले रहे हैं, जिसे हम सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। या क्योंकि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कि हमारी बॉडी के सेल्स की होती है, तो हम इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसके हम ऑस्मोटिक प्रेशर में ये करते हैं, इसके पहले कंसंट्रेशन को करते हैं। तो सोडियम का हमें पता है, इसका मोलर मैस हमें पता होना चाहिए। इसका मोलर मैस जो है 22.9 या फिर अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 23 कह देते हैं, मतलब ग्राम पर मोल। और जो क्लोराइड है उसका होता है 35.5। इनका जब हम सम करते हैं तो हमें मिलता है 58.5 टोटल, यहाँ पे इनका मोलर मैस। अब हमें पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं तो हमें करना होगा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, अब यहाँ से 0.9% सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि वहाँ पे 0.9 ग्राम पर 100 ml है। तो अगर हमने इसे लीटर के अंदर करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से ही डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 9 ग्राम पर 1000 ml, या फिर क्योंकि 1000 ml जो है 1 लीटर के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 ग्राम पर लीटर। 9 ग्राम पर लीटर, ठीक है, हम इसे यूँ लिख सकते हैं 9 ग्राम पर लीटर। ये हमारे पास आ गया मैस और ये हमारे पास आ गया मोलर मैस। तो हम यूँ फाइंड कर लेंगे, मैस हमने यहाँ पे लिख दिया 9 और नीचे हमने मोलर मैस लिख दिया 58.5। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 0.154, ठीक है, मोल्स पर लीटर, क्योंकि हम इसे लीटर का यूनिट यहाँ पे ले रहे हैं। अब हमने पहले ये बात पढ़ी थी कि अगर 1 मोल सोल्यूट जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब 1 मोल जो है 1 ऑस्मोल प्रेशर एक्सर्ट करता है, 1 ऑस्मोल प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर यहाँ पे 0.15 मोल्स हैं तो 0.15 ऑस्मोल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, 154 इतना मोल हमने निकाला था, 0.154 मोल्स हैं तो वो 0.154 ऑस्मोल्स का प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब हमने पहले ये बात की थी कि ऑस्मोल्स की बजाय, क्योंकि बड़ा यूनिट है, हम इसे मिली ऑस्मोल्स के अंदर यूज़ करते होते हैं। तो हम यहाँ पे 0.15 ऑस्मोल्स है तो मिली ऑस्मोल्स के अंदर हो जाएगा 154 मिली ऑस्मोल्स, ठीक है, मिली ऑस्मोल्स। ये हमारे पास टोटल जो है यहाँ पे आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ये तब होगा जब हमने सोडियम क्लोराइड, ये तो तब होता है ना जब सोडियम क्लोराइड जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर इस तरह से रहता है। लेकिन हमें पता है कि जब हम बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड सलाइन सोल्यूशन डालते हैं तो ये अपने आइंस के अंदर डिवाइड हो जाता है, सोडियम अलग से और क्लोराइड अलग से। हमने ये बात देखी थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि चीज़ का साइज़ कितना है, चार्ज कितना है, उसका वेट कितना है, ये उसकी शेप किस तरह की है। अब बेशक सोडियम क्लोराइड जो है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है और अगर ये सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे तो इनका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, इनका वेट कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये इससे इंडिपेंडेंट है कि इनका साइज़ कम हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे जो है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डबल हो जाता है। तो अगर ये 154 मिली ऑस्मोल्स है, लेकिन जब बॉडी के अंदर जाएगा ये आयनाइज होगा। लेकिन मोस्टली 93% सोडियम क्लोराइड जो है आयनाइज होती है, बाकी जो 7% है रिमेनिंग वो अनआयनाइज फॉर्म के अंदर ही रहती है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, 154 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। जब इसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 308। ये 308 मिली ऑस्मोल जो है ये हमारे पास फाइनल आता है, ठीक है। अभी हमने सेफ्टी फैक्टर नहीं लगाया। सेफ्टी फैक्टर का मतलब ये है कि 93% जो है, क्योंकि वो आयनाइज हुई है, बाकी 7% तो अनआयनाइज फॉर्म के अंदर ही है ना, तो उसका भी हमने यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर डालेंगे, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें।
अब वो हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे, ये 308 मिली ऑस्मोल्स है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 93 और डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि इसका 93% आयनाइज और बाकी रहता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 286। तो ये वाला फैक्टर लगा के, सेफ्टी फैक्टर लगा के हमारे पास 2 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर आंसर आता है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोलैरिटी है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन मोस्टली क्लिनिकली इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी आयनाइज या अनआयनाइज होने से, लेकिन थ्योरेटिकली हम 93% निकाल के थ्योरेटिकली जब हम लिखते हैं तो हम इतनी ऑस्मोलैरिटी नॉर्मली लिखते हैं 286। अब जी ये मैंने आपको बताया था कि 1 मिली ऑस्मोल होता है, ये अगर हम इसे mm ऑफ Hg के अंदर लें तो ये 19.3 mm ऑफ Hg बनता है। ठीक है, अगर हम 1 मिली ऑस्मोल लें तो 19.3 mm ऑफ Hg बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने मिली ऑस्मोल्स हैं? अगर हम सेफ्टी फैक्टर के अलावा कहें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्लिनिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो हम 308 को अगर मल्टीप्लाई करें 19.3 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 5944 mm ऑफ Hg। तो ये जी mm ऑफ Hg के अंदर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। अब थोड़ी सी ऑस्मोलैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 80% ऑस्मोलैरिटी जो है, अगर हम ये मैंने आपको बात पहले बताई थी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है सोडियम और क्लोराइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटाशियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो 80% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलैरिटी वो सोडियम क्लोराइड की वजह से, या खाली सोडियम कह दें, उसकी वजह से होती है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो मोस्टली ऑस्मोलैरिटी होती है वो पोटाशियम आयंस की वजह से होती है, क्योंकि सोल्यूट अबंडेंट जो है यही इनके अंदर होता है। इसके अलावा एक और बात जो है वो ये कि अगर हम नॉर्मली कहते हैं कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो सेम होती है और इनकी सेम होती है। मतलब अगर हम नॉर्मली इसको कंसीडर करते होते हैं 280 तक ऑलमोस्ट हम इसे नॉर्मली कंसीडर करते हैं, लेकिन हाँ ये एवरेज एक हम कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर इस तरह से। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली जाएं तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर हमें नज़र आती है 281। ठीक है, 281 हमें नज़र आती है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसे दो पार्ट के अंदर हमें पता है डिवाइड किया हुआ है। एक इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है और दूसरा जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी बिल्कुल सेम जैसे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर थी 281 ही होती है, लेकिन इंट्रावास्कुलर फ्लूइड के अंदर जो हमें नज़र आती है वो होती है 282। यानी कि ये एक नंबर जो है, एक दर्जा जो है इससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, डॉनन्स इफेक्ट यहाँ पे चल रहा होता है। तो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड या प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी 1 डिजिट ज़्यादा होती है, 282 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होती है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है 281, 282 और ये जो 281 है इनकी 1 डिजिट ज़्यादा होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ करेक्टेड ऑस्मोलैरिटी। अब यहाँ पे हमें करेक्शन क्यों करनी पड़ती है? नॉर्मली जो मैंने आपको बताई थी, हमने निकाली थी वो 286 थी, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 281 है, यहाँ 282 है। तो इसके अंदर हमें डिक्रीज़ नज़र आया। ये डिक्रीज़ हमें इस वजह से नज़र आया क्योंकि ये जो आइंस होते हैं, केटाइंस और अनाइंस, दोनों एक साथ ही प्रेजेंट होती हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से, केटाइंस और अनाइंस के इंटरेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिक्रीज़ आ जाता है इस ऑस्मोलैरिटी के अंदर, जिसके लिए हमें यहाँ पे करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है। तो ये उसकी वजह से यहाँ पे 282 या 281 तक पहुँच गई है, वरना नॉर्मली जो थ्योरेटिकली हम निकालते हैं वो 286 यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि 1 डिजिट ज़्यादा है। 1 डिजिट को हमें पता है कि 1 मिली ऑस्मोल्स किसके इक्वल है, 19.3 के, या फिर अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 20 mm ऑफ Hg भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि इंट्रावास्कुलर फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर 20 mm ऑफ Hg ज़्यादा होता है या 1 मिली ऑस्मोल्स ज़्यादा होता है। तो ये भी इस वीडियो के अंदर अब हम देखेंगे कि एक सेल को अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालते हैं या उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालते हैं या फिर उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या होता है। मतलब इन सॉल्यूशंस के अंदर, इन फ्लूइड्स के अंदर डालने पर सेल के ऊपर हमें क्या इफ़ेक्ट नज़र आ रहा था। तो ये देखने से पहले आप एक प्रिंसिपल को याद रख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने अपने बॉडी कंपार्टमेंट्स को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये यहाँ पे इंट्रासेलुलर है, यानी कि ये सेल पड़ा हुआ है, इसे मैं कहूँ कि एक सेल है। और ये जो है आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की, ये सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ
वाटर को पास करवा सकती है। यहाँ से वाटर एंटर भी हो सकता है और लीव भी हो सकता है। इट इज़ इम्परमिएबल टू सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट जो है वो यहाँ से पास नहीं कर सकता। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, यहाँ पे सोल्यूट पास नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ मूव करेगी, यहाँ पे वाटर, ये जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, वो यहाँ से मूव कर सकता है। तब आते हैं हमारे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक फ्लूइड के लिए। यहाँ पे हमने एक रेड ब्लड सेल ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। ये मेरे पास आ गया रेड ब्लड सेल। इसको हम तीनों फ्लूइड्स के अंदर डालेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे क्या आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सोल्यूट मूव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर मूव करेगा। पहले हमने एक चैम्बर लिया, यहाँ पे हमने आइसोटोनिक फ्लूइड लिया। नॉर्मली जो है वो 280 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होता है, ठीक है, 280 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। तो हमने इसके अंदर इसको डाल दिया। जब हमने इसको इसके अंदर डाला तो हमें कोई चेंज नज़र नहीं है, क्योंकि ये क्या थी, ये आइसोटोनिक थी। अब आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक के अंदर फ़र्क क्या है। जब हम टोनिक की बात करते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, इसका मतलब है कि हमने ये वाला रूल अप्लाई किया हुआ है कि सोल्यूट ने मूव नहीं करना और वाटर ने मूव करना है। और जब हम आइसोओस्मोटिक, हाइपोओस्मोटिक या हाइपर ऑस्मोटिक की बात करते हैं, इसका मतलब है कि सोल्यूट, जो सॉल्वेंट है वो तो मूव कर रहा है, वाटर तो मूव कर ही रहा है, लेकिन सोल्यूट परमिएबल हो सकता है इसके अंदर। तो जब हम वो करेंगे तो मैं आपको ये बताऊँगी दोबारा से। अब ये हमने किया यहाँ पे, क्योंकि ये आइसोटोनिक था, ये आइसोटोनिक था, तो यहाँ पे ना वाटर इससे एंटर होगा ना लीव करेगा। सेकेंडली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ले लिया हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन था। यहाँ पे हाइपरटोनिक का मतलब है कि उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द सेल, ठीक है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, सेल से हो रहा है, जिसको हमने इसके अंदर डालना है। तो वो थी 360 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। जब हमने सेल को इसके अंदर डाला तो हमें क्या पता चला, सेल श्रिंक हो गया। सेल क्यों श्रिंक हुआ, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, इसका मतलब है कि वाटर की कंसनट्रेशन क्या थी, कम थी। तो हमें पता है वाटर जो है अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। यहाँ वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम थी, तो वाटर यहाँ बाहर की तरफ मूव करेगा और जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। थर्डली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाला। हाइपोटोनिक का मतलब है कि यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। जब हमने यहाँ पे डाला तो पता चला कि सेल बहुत ज़्यादा स्वेल्व कर गया। सेल क्यों स्वेल्व कर गया, क्योंकि वाटर हमेशा अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। तो यहाँ उसकी हायर कंसनट्रेशन थी, तो अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ गया, जिसकी वजह से सेल हमें स्वेल नज़र आ गया। यहाँ पे अब दो जो हैं सोल्यूट हैं, जो कि जिन्हें हम कहते हैं कि आइसोटोनिक होते हैं, क्लिनिकली हम इनको यूज़ करते हैं। एक तो 0.9% जो है वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, जिसे हम नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन कहते हैं, और दूसरा जो है वो है 5% ग्लूकोज का सोल्यूशन। हम इनको यूज़ करते हैं। और जब हम इनको, मतलब जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम हुआ होता है, तो हम इनको आराम से डाल सकते हैं। इनको डालते हुए हमें टेंशन नहीं होती, क्योंकि इससे ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला होता, सिर्फ वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। अगर जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से, तो उसके अंदर हम इनको आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। और ये भी कि ये जो सोडियम क्लोराइड होता है या ग्लूकोज होता है, ये जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है उसको लीव भी नहीं आराम से करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ ये आराम से नहीं जाते। सेल के अंदर यूँ ही एंटर नहीं हो सकता। ग्लूकोज को भी अपनी इंसुलिन की ज़रूरत होती है, तभी वो एंटर हो सकता है। और सोडियम क्लोराइड तो वैसे ही सेल अपने से बाहर फेंक रहा होता है, तो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी जाके नहीं जाएंगे और एडीमा जिसकी वजह से कॉज नहीं कर सकते। और इसके बरक्स जो मैंने आपको बात की थी आइसोओस्मोटिक, हाइपोओस्मोटिक और हाइपरओस्मोटिक की, ठीक है, हाइपोओस्मोटिक और हाइपरओस्मोटिक फ्लूइड्स की, ठीक है, हाइपरओस्मोटिक फ्लूइड्स की। तो यहाँ पे ये इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि सोल्यूट भी मूव करता है और यानी कि सॉल्वेंट भी मूव करता है, साथ साथ सोल्यूट भी मूव कर सकता है। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है यूरिया। यूरिया ऐसा कंपाउंड है जो कि सेल मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर सकता है, और जब हम इसको डालें, अगर हम इंट्रावास्कुलर फ्लूइड के अंदर डालें, तो ये आराम से सेल के अंदर भी जाएगा और फिर दोबारा से ऑस्मोलैरिटी को पूरी को सेम कर देगा। और तकरीबन जो है ऑस्मोलैरिटी बेशक क्विक प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नॉर्मली 13 मिनट्स लगते हैं पूरी ऑस्मोलैरिटी को इक्विलिब्रेट करने के लिए। पूरे जो हमारा टोटल बॉडी वाटर है, टोटल कंपार्टमेंट जो है। अब हम यहाँ पे कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे
कि एक नॉर्मल सॉल्यूशन किस तरह, नॉर्मल स्टेट किस तरह से होती है। अगर हम उसमें हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड डाल दें तो फिर हमारे बॉडी फ्लूइड की क्या कंडीशन होती है, या अगर हम हाइपोटोनिक सोडियम क्लोराइड डाल दें या आइसोटोनिक डाल दें, तो इन सारी कंडीशंस को हम देखते हैं थ्रू ग्राफ। तो मैं ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ नॉर्मल कंडीशन के लिए, ये नॉर्मल कंडीशन के लिए, ठीक है, नॉर्मल स्टेट। यहाँ पे इस तरफ हमारे पास होगी ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, इधर हमारे पास होगी ऑस्मोलैरिटी इन मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, यही यूनिट हम यूज़ करते हैं ना, मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। और इस तरफ हमारे पास होगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए यूनिट जो है हमारा लीटर होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ, ये मैंने यहाँ पे बनाया इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए कंपार्टमेंट बना दिया, और साथ में यहाँ पे मैं बनाऊँगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए। इंट्रासेलुलर फ्लूइड हमें पता है 40% है, थोड़ा सा ज़्यादा इसको बनाया, ये 20% है, तो इसे मैंने थोड़ा सा कम बनाया। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ लिखना चाहें तो वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। तकरीबन हमें इसे 280 तक बनाना होता है ना, तो यहाँ पे आप बेशक 280 वैल्यू लिख दें, इस तरह से इनको बना दें, कुछ इस तरह से ग्राफ बना दें, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेट के अंदर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डालते हैं, आइसोटोनिक अगर हमने डाला तो मैं इसके नीचे ये ग्राफ बनाने लगी हूँ। यहाँ पे ये मैंने बना दिया इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और साथ में ये मैंने बना दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसकी वजह से हमने, क्योंकि हमें पता है कि मेनली इनपुट और आउटपुट किसके थ्रू होती है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड के, तो हम यहीं पे डालेंगे जो हमने अपना आइसोटोनिक डाला है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड डाला है मैंने यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पहले वॉल्यूम बढ़ेगा, ये वॉल्यूम बढ़ गया। अब आपको पता है कि हाँ, वाटर कब मूव करता है, जब ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस आता है। तो क्या यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस आया? नहीं आया, क्योंकि हमने डाला ही आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या नज़र आएगा, यहाँ पे हमें ओवर हाइड्रेशन नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, ओवर हाइड्रेशन। बॉडी फ्लूइड जो है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सिंपल ओवर हाइड्रेशन हमें नज़र आएगी। उसके बाद सेकेंड ग्राफ हम देखने लगे हैं हाइपोटोनिक सोडियम क्लोराइड के लिए, हाइपोटोनिक सोडियम क्लोराइड के लिए, यानी कि नॉर्मल जो सेल की ऑस्मोलैरिटी थी, जो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी होती है, उससे कम का सॉल्यूशन हम यहाँ पे डालने लगे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या नज़र आएगा, पहले हम नॉर्मल वाला ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, ये बना दिया। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पहले इसके डालने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है पहले ऑस्मोलैरिटी इसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सपोज़ इतनी इसकी ऑस्मोलैरिटी होगी और वॉल्यूम भी जो होगा वो इसका ज़्यादा होगा। इस तरफ हम वॉल्यूम को शो कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस पर, तो वॉल्यूम जो है वो भी इसका ज़्यादा हो जाएगा। पहले हमें ये नज़र आएगा, बाद में क्या होगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वाटर की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ से वाटर जो है कुछ मूव करेगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ। जब यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ की भी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और साथ में जो है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो टोटल कुछ इसके वाटर यहाँ पे मूव करने की वजह से यहाँ पे भी कुछ कंपनसेशन हो जाएगी। तो टोटली हमें कुछ इस तरह से ग्राफ नज़र आएगा, ठीक है। ये मैं फाइनल यहाँ पे बनाने लगी, ये चीज़ हमें नज़र आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये मैं इसे ज़रा डार्क कर देती हूँ, ये चीज़ हमें नज़र आएगी यहाँ पे, ठीक है। जितना पहले वॉल्यूम था इंट्रासेलुलर फ्लूइड को, वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा और ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये इजी सी बात, अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। तो उसके बाद ये, अच्छा अब पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे हुआ क्या। एक तो यहाँ पे ओवर हाइड्रेशन हुई है और दूसरा ऑस्मोलैरिटी भी यहाँ पे कम हुई है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हाइपो ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है तो उसकी वजह से ओवर हाइड्रेशन कहेंगे। ऑस्मोलैरिटी भी कम हुई है तो इसे हम बोलेंगे हाइपो ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन यहाँ पे डालेंगे। अब इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ये मैंने नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। पहले जब हमने हाइपरटोनिक डाला तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले तो यही होगा ना, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इतनी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम जो है डेफिनेटली वॉल्यूम तो बढ़ना ही बढ़ना होता है क्योंकि हमने फ्लूइड को ऐड किया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ये इस एक्सिस पर हमने वॉल्यूम है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ गया और ऑस्मोलैरिटी भी यहाँ पे बढ़ गई। उसके बाद क्या होगा,
क्योंकि ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई और वाटर अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आया, तो वाटर इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो जब वाटर इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जितनी पहली ऑस्मोलैरिटी थी थोड़ी सी उससे ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जो पहले ऑस्मोलैरिटी थी, क्योंकि वाटर अंदर आ रहा है तो ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और वॉल्यूम उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब वाटर यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है तो जाहिर है यहाँ पे श्रिंकेज होगी, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वाटर का थोड़ा सा कम, तो इतना हिस्सा जो वाटर का है वो इस तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है। मैं इसे दोबारा से इसे डार्क कर देती हूँ, ये फाइनल वाला है। ऑस्मोलैरिटी जो है वो टोटल सॉल्यूशन की हमें ज़्यादा नज़र आ रही है, और जो ये वाला कंपार्टमेंट है इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट, उसकी ओवर हाइड्रेशन हो गई है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपर ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन। अब हाइपर ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन बॉडी के अंदर हमें कब नज़र आती है, जब हम किसी को सलाइन सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन दे दें, या फिर एक और कंडीशन भी होती है जिसके अंदर बॉडी में एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो जाए। अगर एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा सेक्रीट होना शुरू हो जाए तो वो सोडियम की ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन करेगा, साथ में वो वाटर को भी ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमें हाइपर ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन नज़र आएगी। और हाइपर ऑस्मोटिक मोर स्पेसिफिकली हम जाएँ क्योंकि वो सोडियम के लिए होती है, तो हम यहाँ पे हाइपर नाइट्रीमिया विद ओवर हाइड्रेशन कह सकते हैं। और ये हाइपो ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन हमें तब नज़र आती है जब बॉडी के अंदर ADH का लेवल ज़्यादा हो जाए। पता है ADH जो है वो मेनली वाटर के लिए होता है, वाटर की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराता है। तो जब बॉडी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो सोल्यूट जो है वो एज़ कम्पेयर टू वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ओवर हाइड्रेशन भी होगी, साथ साथ हमें हाइपर ऑस्मोलैरिटी भी नज़र आएगी। तो ये कंडीशन जो है वो ADH में, और ये भी मोर स्पेसिफिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइपोनाइट्रीमिया विद ओवर हाइड्रेशन। तो ADH के ज़्यादा होने की वजह से हाइपोनाइट्रीमिया विद ओवर हाइड्रेशन नज़र आता है, और एल्डोस्टेरॉन के ज़्यादा होने की वजह से हाइपर नाइट्रीमिया विद ओवर